नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का उड़ान द फ्लाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर डिस्कशन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। हम लोग भारत के मानचित्र से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले भारत की जो प्रमुख नदियां हैं उस पर अध्ययन किया है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके अंतर्गत हम भारत की जो पर्वतीय संरचनाएं हैं इसका अध्ययन कर रहे हैं। इस पर्वतीय संरचना के अंतर्गत हमने सबसे पहले हिमालय का अध्ययन किया है, जिसमें हमने हिमालय से संबंधित 4 श्रेणियों का अध्ययन किया: ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। उनसे संबंधित कौन कौन से ग्लेशियर हैं, कौन कौन सी चोटियाँ हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, या उससे संबंधित कितने प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। आज हम जो अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत रहेगा प्रायद्वीपीय भारत की पर्वतीय संरचना। तो देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत को मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं सब एटलस के माध्यम से ही आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग आज यह डिस्कस कर लेते हैं कि आज का जो मेरा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे प्रायद्वीपीय भारत का, कि प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कितने भाग हैं, और फिर उसका जो सबसे पहला भाग है जिसको कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत कहाँ से कहाँ तक है और इससे संबंधित कौन कौन से प्रमुख बिंदु हैं। तो प्रायद्वीपीय का मतलब ही होता है ऐसा भूखंड जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीप, या उसी को कहते हैं पेनिनसुला। तो यहाँ पर जो भारत का दक्षिणी हिस्सा है यह आपको देखने पे ही नज़र आ रहा है कि यह 3 तरफ जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत यानी जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ प्रायद्वीपीय भारत यहीं तक है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्धारण होता है वह यहाँ की चट्टानों की जो संरचना है और जो उनकी उत्पत्ति है, यानी उत्पत्ति का समय और चट्टान की संरचना के आधार पर हम लोग इस प्रायद्वीपीय भारत से मिलती हुई संरचनाएं जहां तक पाई जाएंगी उसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत रखते हैं। वैसे प्रायद्वीप का मतलब जो 3 तरफ जल से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। लेकिन आज जो हम प्रायद्वीपीय भारत का अध्ययन करेंगे इसके अंतर्गत हम लोग इसके बियॉन्ड भी जाएंगे, जिसमें हम लोग राजस्थान का भी कुछ सेक्शन कवर करेंगे, मध्य प्रदेश कुछ इसी में यूपी का आ जाएगा, झारखंड का आएगा, कुछ इसमें बिहार का हिस्सा आएगा, कुछ वेस्ट बंगाल का आएगा, साथ में कुछ मेघालय का भी यहाँ पर सेक्शन लिया जाएगा। तो ये सब पार्ट आपके प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। इसको आप एटलस के माध्यम से देखिएगा, या आगे हम देख लेंगे अभी कुछ टाइम बाद। जो मानचित्र रहेगा वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर स्पष्ट हो जाएगा। इसको आप देखिए, यहाँ पर आपको यह क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए यहाँ तक प्रायद्वीपीय भारत का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। यानी यहाँ की जो चट्टानीय संरचना है वो क्या है? अलग है, और इसके उत्तर की जो संरचना है वह अलग है। तो प्रायद्वीपीय भारत में ध्यान रखिएगा, राजस्थान भी आता है, यूपी भी आता है, एमपी भी आता है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, इधर मेघालय वाला भी सेक्शन है, और पूरा आपका दक्षिण भारत है। तो यहाँ तक का हम लोगों को अध्ययन करना है। लेकिन यह देख लेते हैं कि इस प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं और इसका पूरा रेंज कहाँ से कहाँ तक है। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत का पठार हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पठार। यानी प्रायद्वीपीय भारत एक पॉलिटिकल भी हो सकता है और प्रायद्वीपीय भारत का एक फिजिकल हो सकता है। तो आज हम फिजिकल अध्ययन कर रहे हैं, यानी मैपिंग। पॉलिटिकल एस्पेक्ट से नहीं हम बात कर रहे हैं, सिर्फ इसके
फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं, जो यहाँ की पर्वत संरचनाएं हैं। तो यहाँ पर जो प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में हम थोड़ा जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि यह प्रायद्वीपीय भारत कहाँ तक है, तो इसकी जो उत्तरी सीमा है, कौन सी सीमा है, उत्तरी सीमा और पश्चिमी सीमा, यहाँ पर है दिल्ली का कटक। क्या है यहाँ पर, दिल्ली का कटक है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली कटक इस प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी सीमा है, उत्तरी और पश्चिमी सीमा है। ये यहाँ पे पहला पॉइंट हो गया। फिर इसी प्रकार अगर दूसरा बात करें कि इसका पश्चिमी जो सीमा है वहां पर कौन है, तो इस प्रायद्वीपीय भारत की जो पश्चिमी सीमा है वो यहाँ पर है एक गिर की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, गिर की पहाड़ी है। यहाँ पर इसकी पश्चिमी सीमा हो जाएगी। अगर इसके हम पूर्वोत्तर की सीमा की बात करें, कौन सी सीमा, पूर्वोत्तर, यानी यहाँ का जो सेक्शन है मेघालय की तरफ का, यहाँ पर जो है वो है कार्बी एंगलोंग। कौन है, कार्बी एंगलोंग है, या इसके पूर्वोत्तर में आता है, यानी मेघालय वाले सेक्शन। वैसे कार्बी एंगलोंग आपका कहाँ पर है, असम में है। तो यहाँ पर यह मेघालय में तो है प्रायद्वीपीय भारत, लेकिन जो इसका सबसे पूर्वोत्तर वाला बिंदु है वो कहाँ पर है, कार्बी एंगलोंग में है, और ये कहाँ पर स्थित है, असम में। असम में दो और पर्वत संरचनाएं हैं जो हिमालय की हैं, उनका नाम था मिकिर और रेंगमा। तो ध्यान रखिएगा, मिकिर और रेंगमा हिमालय की संरचना है, जबकि उसी के सटा हुआ जो कार्बी एंगलोंग है वह किसकी संरचना है, वह प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है, ना कि हिमालय की। कैसे पता चलता है कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना या हिमालय की, उनके जो एज ग्रुप होते हैं उस आधार पर। जैसे जो प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानें होती हैं ये आर्कियन, धारवाड़, कुडप्पा, विंध्यन, इन सब कालखंड की होती हैं, जबकि हिमालय की जो संरचनाएं हैं वो किस कालखंड की हैं, टर्शियरी कालखंड की हैं। हम लोग इसको ज्योग्राफिकल कैलेंडर में सीखेंगे, लेकिन अभी इतना समझिए कि मेघालय प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। किस आधार पर, चट्टानों की उत्पत्ति और संरचना के आधार पर। साथ में कार्बी एंगलोंग जो प्रायद्वीपीय पठार का सबसे पूर्वोत्तर का सेक्शन है वह भी प्रायद्वीपीय भारत का ही भाग है, जबकि उसी असम में दो और संरचनाएं हैं जिसका नाम है मिकिर और रेंगमा, वह हिमालय का पार्ट है। तो यह आप कंफ्यूजन में न रहिएगा कि कार्बी एंगलोंग असम में है वह प्रायद्वीपीय भारत का है, जबकि मिकिर और रेंगमा किसका है, हिमालय का है। इसी प्रकार जो इसकी पूर्वी सीमा है, कौन सी सीमा, यह तो हो गई इसकी उत्तर और पश्चिम की सीमा, यह हो गई इसकी पश्चिम की सीमा, यह हो गई पूर्वोत्तर की सीमा, और यहाँ पर एक है कौन सी सीमा, पूर्वी सीमा। और पूर्वी सीमा पर जो मिलेगा वो कौन है, राजमहल की पहाड़ी। जब आप यहाँ पर देखेंगे आगे तो यहाँ पर है एक पहाड़ी जिसका नाम है राजमहल की पहाड़ी, और ये कहाँ पर है, यह वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, यह तीनों राज्य में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर सेक्शन कहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में आता है। तो राजमहल इसकी सबसे पूर्वी सीमा है, जो किस राज्य में है, ज़्यादातर वेस्ट बंगाल में है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रायद्वीपीय भारत की पूर्वी सीमा पर कौन सी पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी है। इसके उत्तर पश्चिम में कौन है, दिल्ली कटक यानी अरावली वाला सेक्शन है। पश्चिम में कौन है, गिर की पहाड़ी है। और इसकी अगर दक्षिणी सीमा की हम बात करें, कौन सी सीमा, दक्षिणी सीमा, यानी प्रायद्वीपीय भारत की जो दक्षिणी सीमा है, यहाँ पर जो पहाड़ी उसका नाम है कार्डेमम। क्या नाम है, कार्डेमम। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत का जो सीमांकन है वह कहाँ से शुरू होता है, दिल्ली कटक से शुरू होता है, दक्षिण में महेंद्रगिरी तक, इधर गिर की पहाड़ी से शुरू होता है कहाँ तक, राजमहल होते हुए कार्बी एंगलोंग तक। इस पूरे सेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, क्योंकि यहाँ की चट्टानों की संरचना और उत्पत्ति एक कालखंड की है, और उस आधार पर इसको हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही रखते हैं। जबकि प्रायद्वीप का मतलब होता है ऐसा भूखंड जो तीन तरफ जल से घिरा हुआ हो। तो इस भारत का जो दक्षिण का भाग है, इसका कुछ भाग तो प्रायद्वीपीय भारत के तहत आता है, लेकिन
शेष भाग उत्पत्ति और संरचना के आधार पर प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत शामिल कर लिया जाता है। तो इसी को हम लोग कुछ सेक्शन में विभक्त करके पढ़ेंगे कि पूरे प्रायद्वीपीय भारत में कितने पार्ट हैं जिसको हमें पढ़ना है। तो अगर हम बात करें पूरे प्रायद्वीपीय भारत में, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मिलेगा वह है केंद्रीय उच्च भूमि। क्या है, यहाँ देखिए लिखा भी है, इसको हम यहाँ पे देखिए लिखा है, ए वाला सेक्शन ए है सेंट्रल हाईलैंड। क्या है, सेंट्रल हाईलैंड। लेकिन इसमें ध्यान रखिएगा राजस्थान का भी सेक्शन ऐड हो जाता है जिसको कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। फिर अगर हम बात करें दूसरे की, यहां पर आप देखिए ये चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी। इसकी यह सेक्शन तो जो है इसको कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि। क्या कहते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि। इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है प्रायद्वीपीय भारत का सेक्शन केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट है वह होता है पूर्वी पठार। क्या है, पूर्वी पठार, यानी यह वाला सेक्शन आता है इसके अंतर्गत, इसको कहते हैं पूर्वी पठार। इसके बाद जो इसका तीसरा सेक्शन होगा आपके प्रायद्वीपीय भारत का, उसमें होता है पूर्वोत्तर का पठार। कौन सा पठार है, पूर्वोत्तर वाला, यानी यह वाला सेक्शन इसमें ऐड होता है जिसको कहते हैं पूर्वोत्तर का पठार। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसका जो चौथा सेक्शन, इन पहला हो गया सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा हो गया पूर्वी पठार, तीसरा हो गया पूर्वोत्तर का पठार, चौथा जो है उसका नाम है दक्कन का पठार। क्या नाम है, दक्कन का पठार, यह वाला सेक्शन है, तो उसको कहते हैं हम लोग दक्कन का पठार। इसके बाद अगर हम और नीचे जाएं तो नीचे मिलती है एक दक्षिण की पहाड़ियां। यहां पर कुछ सेक्शन मिलेगा जिसको हम कहते हैं दक्षिण की पहाड़ियां। तो यहां पर है, आप देख रहे हैं यहां पर है दक्कन का पठार, उसके बाद है दक्षिण की पहाड़ियां। और अगर हम इसके बाद और चर्चा करें प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, तो उसके अंतर्गत यहां पर एक घाट है जिसका नाम है पश्चिमी घाट, और एक इस तरफ का सेक्शन है जिसका नाम है पूर्वी घाट। मैदान नहीं, मैदान जो है वह प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, वह मैदान का सेक्शन आता है। जब हम लोग मैदान पढ़ेंगे तो मैदान में देखेंगे कि जैसे गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है, सिंधु का मैदान है, उसी प्रकार जो पश्चिमी घाट का मैदान है वह पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच का सेक्शन है। तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं सिर्फ पश्चिमी घाट, यह पश्चिमी घाट है, और इधर क्या है पूर्वी घाट, यह भी एक पहाड़ी है, यह भी किसका सेक्शन है, प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग आता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से हम लोग कितने भागों में बांटे, सबसे पहला सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा पूर्वी पठार, तीसरा पूर्वोत्तर का पठार, चौथा दक्कन का पठार, पांचवा दक्षिण की पहाड़ियाँ, और छठवें भाग में हम लोग कह देते हैं पूर्वी पठार, पूर्वी घाट का पठार और पश्चिम घाट का पठार। तो यह हो जाता है, इसी को हम कहते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यानी टोटल कितने पार्ट हो गए, 6 पार्ट हो गए। तो इस प्रकार पूरे प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग 6 भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे मानचित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, सबसे पहले पढ़ेंगे केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पूर्वी पठार। फिर तीसरे नंबर पे क्या पढ़ेंगे, पूर्वोत्तर का पठार। चौथे पे प्रायद्वीपीय यानी दक्कन का पठार, फिर दक्षिण की पहाड़ियाँ, और लास्ट में पढ़ेंगे पश्चिमी घाट तथा पूर्वी घाट। लेकिन यहाँ पर इन सबको भी अलग करने वाली एक प्राकृतिक संरचना है। जैसे सेंट्रल हाईलैंड जो केंद्रीय उच्च भूमि है, इसको पूर्वी पठार से अलग करने वाली एक प्राकृतिक संरचना है जिसको हम लोग कहते हैं, यानी यहां पर लिख देते हैं बाघेल खंड। क्या नाम है, बाघेल खंड। यह जो बाघेल खंड है यह केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा है। उसी प्रकार जो यह पूर्वी पठार है यह पूर्वोत्तर पठार से अलग होता है जिस प्राकृतिक सीमा के द्वारा उसका नाम है
राजमहल गारो गैप। क्या नाम है? राजमहल गारो गैप, या इसी को हम कहते हैं मालदा गैप। क्या नाम देते हैं इसी का? इसी का नाम है मालदा गैप। तो ध्यान रखिएगा, इसके बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, बस अभी हम मोटी मोटा देख रहे हैं कि जो यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड है यह अलग होता है पूर्वी पठार से। किसके माध्यम से? बाघेलखंड के माध्यम से। फिर अगर हम बात करें कि पूर्वी पठार पूर्वोत्तर के पठार से किसके माध्यम से अलग होता है, तो उसका नाम है राजमहल गारो गैप, या इसी को कहते हैं मालदा गैप। इसी प्रकार यह सेंट्रल हाईलैंड और पूर्वी पठार दक्कन के पठार से अलग होता है जिस प्राकृतिक सीमा के द्वारा, उसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। क्या नाम है? सतपुड़ा की पहाड़ी। तो आपसे कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सेंट्रल हाईलैंड को या केंद्रीय उच्च भूमि को दक्कन के पठार से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा का क्या नाम है? तो उसका नाम है सतपुड़ा की पहाड़ी। इसी प्रकार पूछ सकता है पूर्वी पठार को पूर्वोत्तर के पठार से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा का क्या नाम है? तो राजमहल गारो गैप। सेम, केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा का क्या नाम है? तो बाघेलखंड। इन नामों को आप याद करिएगा, बाकी और जो नाम आएंगे उनको आवश्यकता अनुसार हम लोग देख लेंगे। तो अगला हम पॉइंट देख लेते हैं, यही जो अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा है या उन्हीं का क्या है? नाम है। इसमें कौन कौन से नाम हैं? तो सबसे पहला है बाघेलखंड, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं ए है बाघेलखंड, और इधर का जो सेक्शन है ए वाला सेक्शन, इसको हम कहते हैं केंद्रीय उच्च भूमि, और इसके इधर वाले भाग को ए वाला जो पूरा सेक्शन है इसको कहते हैं पूर्वी पठार। अब यहीं पे आ जाता है राजमहल गारो गैप, और इसके इधर की जो संरचना है इसको कहते हैं पूर्वोत्तर का पठार। क्योंकि हम हिमालय पढ़ते समय आपसे वहीं पर डिस्कस कर लिए थे कि जो पूर्वोत्तर के 6 राज्य वहां पर हिमालयी संरचना तो पाई जाती है, सिवाय किसके? मेघालय के। क्यों? मेघालय की जो संरचना है वह उत्पत्ति और संरचना के आधार पर किसका पार्ट है? प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है। तो प्रायद्वीपीय भारत में ही इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है? सतपुड़ा रेंज है, और यह सतपुड़ा रेंज ध्यान रखिएगा केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करता है। किससे? यहाँ पर है दक्कन का पठार। तो दक्कन के पठार से केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करने वाली संरचना का नाम क्या है? सतपुड़ा की पहाड़ी। और फिर यहाँ पर आप आते हैं तो यहाँ पर है दक्षिण की पहाड़ियाँ, और यहाँ पर जो सेक्शन है उसका नाम है पश्चिमी घाट, और इधर जो उसका नाम है पूर्वी घाट। तो इस प्रकार पूरे प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार हैं उनको हम लोग क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं केंद्रीय उच्च भूमि को, कि केंद्रीय उच्च भूमि में कौन कौन सी प्राकृतिक संरचनाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जो केंद्रीय उच्च भूमि है इसको मुख्य रूप से अगर हम देखें तो यहाँ पर एक संरचना मिलेगी जिसका नाम है आरावली। क्या नाम है? आरावली। यह आरावली अहमदाबाद से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? अहमदाबाद से। और कहाँ तक इसका विस्तार है? दिल्ली का जो कटक रिज है, दिल्ली का जो रिज है वहाँ तक इसका विस्तार है। और यही जो पठार है प्रायद्वीप का, उसका सबसे उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा है जिसका नाम है दिल्ली कटक। तो यह है सबसे पहली संरचना का क्या नाम है केंद्रीय उच्च भूमि का? आरावली। केंद्रीय उच्च भूमि में सबसे पहले हम लोग किसका अध्ययन करेंगे? आरावली का। इसके बाद इसी के जस्ट समानांतर एक अगली संरचना है जिसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है? मेवाड़, और इसी को कहते हैं मेवाड़। तो ध्यान रखिएगा, मेवाड़ या मेवाड़ दोनों एक ही नाम है, उसमें कंफ्यूजन न करिएगा। तो पहली संरचना कौन सी है? आरावली है केंद्रीय उच्च भूमि की। दूसरी कौन सी है? मेवाड़ है। तीसरी कौन सी है? मालवा। मालवा जो रहेगा वह इसके इस तरह से रहेगा। देखिए, अरावली आपकी इसका जो विस्तार है एक प्रकार से आप देख सकते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है, और उसी के समानांतर कौन सी है? मेवाड़ भी है। लेकिन मालवा क्या है इसका विस्तार? देख रहे हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ है। तो 3 संरचना हो गई, अरावली, मेवाड़, मालवा।
और अगली जो है उसका नाम है बुंदेलखंड। क्या नाम है? बुंदेलखंड। तो यहाँ पर अरावली हो गई, मेवाड़ हो गया, मालवा हो गया, बुंदेलखंड। लेकिन इन्हीं सबके समानांतर नीचे से एक संरचना ऐसे चलेगी जिसका नाम है विंध्यन रेंज। क्या नाम है? विंध्यन रेंज। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत सबसे पहले अरावली का अध्ययन करेंगे, इसके बाद हम लोग मेवाड़ का अध्ययन करेंगे, फिर मालवा का अध्ययन करेंगे, उसके बाद बुंदेलखंड का अध्ययन करेंगे। साथ में इसी के जो एक प्रकार से समानांतर हम कह सकते हैं, या इन सब की जो दक्षिणी सीमा है वहाँ पर जो संरचना उसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। तो केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत हम लोग कितनी संरचनाएं पढ़ेंगे? 5। अरावली है, मेवाड़ है, मालवा है, बुंदेलखंड है और विंध्याचल की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है बाघेलखंड। कौन आ जाता है? बाघेलखंड, जो केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करता है पूर्वी पठार से। तो इसी के बाद शुरू हो जाता है कौन सा भाग? पूर्वी पठार। तो एक प्रकार से आप कह सकते हैं इसी संरचना को, यानी जिसमें हम लोग आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसी को हम थोड़ा हाथ से बने हुए मानचित्र के माध्यम से पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहले क्या होगा? अरावली होगा, उसी के समानांतर मेवाड़ होगा, फिर मालवा होगा, बुंदेलखंड होगा और नीचे कौन होगी? विंध्याचल की पहाड़ी होगी। इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि क्या प्रमुख बिंदु हैं अरावली से संबंधित, क्या प्रमुख बिंदु हैं मेवाड़ से संबंधित, मालवा से संबंधित, बुंदेलखंड से संबंधित और विंध्याचल से संबंधित। तो आइए, इसी को हमने कहा कि एक हाथ से बने हुए मानचित्र के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो आप देखिए, जैसे पिछले वाले मैप में हमने दिखाया था, सेम वही है, बस केवल इसको क्या किया गया है? हाथ से बना दिया गया। यानी यह जो सेक्शन है यह गुजरात राजस्थान वाला सेक्शन है जो दिल्ली तक जाता है। तो इसी में सबसे पहले जो संरचना मिलती है उसी का नाम क्या है? यहाँ पर है अरावली। कौन है? अरावली है। इस अरावली की जो दक्षिणी और पश्चिमी सीमा है वहाँ पर जो स्थान है उसका नाम है अहमदाबाद या पालनपुर, यानी पालनपुर अहमदाबाद गुजरात का सेक्शन है। यहाँ से अरावली की शुरुआत होती है और कहाँ तक है? यहाँ पर है दिल्ली कटक रिज, जहाँ पर रायलसीमा हिल है। तो यहाँ तक रायलसीमा हिल यहीं पर है और यहीं पर रायलसीमा डायलॉग भी होता है। तो वहाँ तक यह अरावली का विस्तार है। कहाँ से है? अहमदाबाद से गुजरात के शुरू होता है और दिल्ली तक इसका विस्तार है। यह भी एक प्रकार से फोल्डेड माउंटेन की कैटेगरी में ही आता है। जब हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफिकल कैलेंडर तब वहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन यह अरावली वर्तमान में क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है और भारत की सबसे पुरानी पर्वत संरचना है। यानी अगर कोई भी पूछे कि अरावली के बारे में कुछ बताइए तो ध्यान रखिएगा, अरावली सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है जहाँ पर आप कह सकते हैं आर्कियन युगीन चट्टानें पाई जाती हैं और इसका विस्तार अहमदाबाद से शुरू होता है और कहाँ तक है? दिल्ली कटक तक है। लेकिन वर्तमान में अपक्षयन की इतनी प्रक्रियाएं यहाँ पर संचालित हुई हैं कि जिसके कारण यह वर्तमान में किस अवस्था में है? एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है, रेसिडुअल माउंटेन के रूप में स्थित है। यानी काफ़ी ज़्यादा कट छट गया है, लेकिन फिर भी इसका अस्तित्व आज भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसका विस्तार पालनपुर अहमदाबाद से शुरू होता है और कहाँ तक है? दिल्ली कटक तक है। इसी अरावली की एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन किस पर है? उस माउंटेन का क्या नाम है? माउंट आबू। यानी यह अरावली एक रेंज है। जैसे हमने क्या कहा, ग्रेट हिमालय एक रेंज है, लघु हिमालय एक रेंज है, शिवालिक रेंज है, उसी प्रकार अरावली भी क्या है? एक रेंज है। और इसी अरावली रेंज पर एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू, और उसी माउंट आबू में एक चोटी है, पीक है। उस पीक का नाम क्या है? गुरु शिखर। तो ध्यान रखिएगा, यह जो गुरु शिखर है यह अरावली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। अब इसी अरावली से एक नदी निकलती है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी है।
यहाँ से कई नदियाँ निकलेंगी, लेकिन अभी हम सबसे पहले नदी देखते हैं कौन सी, लूनी नदी यह निकलती है। और जिस स्थान से निकलती है अरावली के, वहाँ पर एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी का नाम है नाग पहाड़ी। क्या नाम है, नाग पहाड़ी। और कहाँ पर है, अजमेर के पास में है। तो अजमेर के पास में नाग पहाड़ी से लूनी नदी की उत्पत्ति होती है। और यह लूनी नदी आगे बढ़ते हुए जो भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर मिलता है एक कच्छ का रण। क्या मिलता है, कच्छ का रण। अगर हम उसको दिखाना चाहें तो आप उस मानचित्र को यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो सेक्शन है, यहाँ पर देखिए ये है कच्छ का रण। यहाँ पर है कौन सा, कच्छ का रण, यानी यहाँ से लूनी नदी निकलती है, ये देखिए सेक्शन है। और यहीं पर है अरावली। यही लूनी नदी निकल करके कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है, कच्छ के रण में। तो चूंकि यह मानचित्र थोड़ा छोटा है, इसलिए इसको हम अलग से देख रहे हैं, और नहीं तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से निकलती है एक नदी जिसका नाम है लूनी नदी, और कहाँ पर अपने जल का विसर्जन करती है, कच्छ के रण में अपने जल का विसर्जन करती है। यानी यह अरब सागर तक जा नहीं पाती है, उसके पहले ही क्या हो जाती है, सूख जाती है। इस लूनी नदी की 3 सहायक नदियां हैं जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूछी जाती हैं। उनका नाम है बांदी। क्या नाम है, बांदी, सुकरी और जवाई। तो ध्यान रखिएगा, लूनी की सहायक 3 नदियां हैं, बांदी, सुकरी, जवाई। सबसे उत्तर में कौन है, बांदी, उसके बाद सुकरी, उसके बाद जवाई। और यह सब नदियां भी कहाँ से निकलती हैं, अरावली से ही निकलती हैं। यह लूनी नदी आगे बढ़ती है, और इसी लूनी मतलब अरावली के गुरु शिखर, जो माउंट आबू की चोटी है, उसी गुरु शिखर से एक नदी निकलती जिसका नाम है पश्चिमी बनास। क्या नाम है, पश्चिमी बनास। और इसी माउंट आबू की पहाड़ी से एक और नदी निकलती जिसका नाम है बनास। क्या नाम है, बनास। लेकिन वह बनास इस तरफ जाती है और जाकर के किस में मिल जाती थी, चंबल में। हमने इस वाले मानचित्र को एक बार आपको इससे पहले भी दिखाया है, जब चंबल नदी हम पढ़ा रहे थे, तो वहाँ पर आपसे इस मानचित्र को हमने डिस्कस किया था। किस मानचित्र को जब समय आएगा फिर से हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो वहाँ पर हमने कहा था कि चंबल की एक सहायक नदी जिसका नाम है बनास, और वह बनास कहाँ से निकलती है, अरावली के माउंट आबू की पहाड़ी से निकलती है। जबकि उसी माउंट आबू की पहाड़ी से एक और नदी निकलती है जो पश्चिम की तरफ चली जाती है, उसका नाम क्या है, पश्चिमी बनास। तो 2 नदी है, एक बनास है, एक पश्चिमी बनास। बनास चंबल की सहायक है, जबकि पश्चिमी बनास किसकी सहायक है, लूनी की सहायक है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं, इस अरावली के नाग पहाड़ी अजमेर से निकलती है लूनी नदी, जिसकी 3 सहायक नदियां हैं, बांदी, सुकरी, जवाई। और यह लूनी नदी कच्छ के रण में अपने जल का विसर्जन कर देती है। इसी माउंट आबू से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है बनास, और वह बनास भी इसी लूनी नदी में जाकर के क्या होती है, मिल जाती है। और लूनी नदी कच्छ के रण में ही क्या होती है, सूख जाती है, अरब सागर तक पहुंच नहीं पाती है। फिर आप देखेंगे कि इसी यानी अरावली के ही सेक्शन से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है साबरमती। क्या नाम है, साबरमती नाम है। तो साबरमती निकलती है जो कहाँ पर जाके अपने जल का विसर्जन करती है, खंभात की खाड़ी में। तो इस नदी वाले सेक्शन में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी अभी हम यह देख लेते हैं कि अरावली से ये मुख्य नदी कौन सी है निकलने वाली, लूनी। उसकी सहायक है बांदी, सुकरी, जवाई। एक और है जिसका नाम है पश्चिमी बनास। साथ में इसी अरावली से ही एक और नदी निकलती जिसका नाम है साबरमती, और जिस स्थान से निकलती उसका नाम क्या है, उदयपुर। क्या नाम है, उदयपुर। और वहाँ पर जो झील है उसका नाम है ढेबर लेक। क्या नाम है, ढेबर लेक। वहाँ से निकलती है साबरमती नदी, और साबरमती नदी कहाँ जाके अपने जल का विसर्जन करती है, खंभात की खाड़ी में। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, ध्यान रखिएगा, कच्छ का रण, यह सब इमेज आप अच्छे से एटलस में जाके देख लीजिएगा, क्योंकि इन सब में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है, खंभात की खाड़ी कहाँ पर है, कच्छ का रण कहाँ पर है। इन सब में कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, यह जो लूनी नदी है, इसी लूनी नदी को यदि हम काल्पनिक रेखा मान करके आगे बढ़ाएं जो अरावली के समानांतर हो, किसके समानांतर हो, अरावली के समानांतर, यानी लूनी को ही आधार मान करके
हम अरावली के समानांतर यदि एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसके पश्चिम में, क्या इसके पश्चिम का जो भाग है वह मरुस्थल है। कैसा है? मरुस्थल है। और इसके पूर्व का जो भाग है वो कैसा है? बांकर है। बांकर यानी उपजाऊ है। कैसा है? उपजाऊ है। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस हम लोग खादर बांगर का करेंगे कहाँ पर? जब गंगा का मैदान पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी तो बस इतना जानिए कि लूनी नदी को ही यदि आधार मान करके अरावली के समानांतर एक काल्पनिक रेखा अगर हम ड्रॉ करें तो उसके पश्चिम वाला जो भाग है वहाँ पर मरुस्थल है और उसके पूर्व का भाग कैसा है? उपजाऊ है, जिसको हम लोग खादर कहते हैं। खादर नहीं बल्कि बांगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं। और इसी लूनी नदी पर एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील। क्या नाम है? पुष्कर झील। ध्यान रखिएगा, इसी लूनी पर एक झील है जिसका नाम है पुष्कर झील, और लूनी की काल्पनिक रेखा पर भी एक झील है जिसका नाम है सांभर झील। और यह काल्पनिक रेखा कितने सेंटीमीटर की वर्षा का निर्धारण करती है? 25 सेंटीमीटर की वर्षा का निर्धारण करती है। यानी इसके पश्चिम में कितनी वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर से कम, और इसके पूर्व में कितनी वर्षा होती है? 25 सेंटीमीटर से अधिक। इसी आधार पर यहाँ पर मरुस्थल और बांगर के क्षेत्र का निर्धारण होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गई अरावली जहाँ से लूनी नदी निकलती है, बांदी, सुकरी, जवाई, साबरमती, और साथ में यहाँ पर पुष्कर झील है, सांभर झील है, तो ये सब ठीक है। इसी के जस्ट समानांतर एक और पहाड़ी है जिसका नाम है मेवाड़। क्या नाम है? मेवाड़। और ये कहाँ पर है? राजस्थान में है। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर है? राजस्थान में है। इसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, बस इसकी चट्टानों की संरचना के बारे में पूछा जाएगा। तो इसकी भी चट्टानें कैसी हैं? आर्कियन युगीन है, जिसमें आप देखेंगे ग्रेनाइट है, सिस्ट है, इस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, नीस है। तो काफ़ी पुरानी चट्टानें यहाँ पर पाई जाती हैं। और फिर अगर उसके हम और थोड़ा आगे बात करें तो यहाँ पर एक पठार है जिसका नाम है मालवा का पठार। क्या नाम है? मालवा। तो देखिए, सबसे पहले अरावली हो गई, फिर मेवाड़ हो गया, मेवाड़ के बाद क्या है? मालवा। और यह मालवा जो है, इसी मालवा से दो नदी निकलती है। इसी मालवा से क्या है? दो नदी निकलती है। एक का नाम है काली सिंध और एक का नाम है सिंध। तो ध्यान रखिएगा, मालवा के पठार से दो नदी निकलती है। हम लोग नदी वाले में बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं कि मालवा के पठार से दो नदी निकलती है, एक का नाम काली सिंध है और एक का नाम क्या है? सिंध। तो जो सिंध है वह यमुना की सहायक है, जबकि काली सिंध किसकी सहायक है? चंबल की सहायक है। और चंबल स्वयं कहाँ से निकलती है? यह एक पहाड़ी जिसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। इस विंध्याचल की पहाड़ी में ही एक है, उसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। क्या नाम है? जनापाव की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। लेकिन जनापाव की पहाड़ी कहाँ पर है विंध्याचल में? तो ध्यान रखिएगा, इस मालवा के, किसके? इस मालवा के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और उस स्थान का नाम क्या है? तो उसका नाम है मऊ कैंट, जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यहाँ से चंबल नदी निकलती है और इसी चंबल नदी की एक सहायक हो जाती है जिसका नाम है बनास, जो माउंट आबू से निकलती है अरावली के। और साथ में इसी चंबल की एक सहायक है जिसका नाम है काली सिंध, जो कहाँ से निकलती है? मालवा के पठार से। लेकिन मालवा के पठार के किस स्थान से निकलती है? उसका नाम है बागली देवास। क्या नाम है? बागली देवास से निकलती है काली सिंध, जो चंबल की सहायक है। और इसी मालवा के पठार से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है सिंध, जो यमुना की सहायक है। और वह जहाँ से निकलती है उसका नाम क्या है? विदिशा। और ये सब कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के विदिशा से निकलती है सिंध, जो यमुना की सहायक बन जाती है। और मध्य प्रदेश के बागली देवास से निकलती है काली सिंध, जो चंबल की सहायक बन जाती है। लेकिन चाहे वह काली सिंध हो या सिंध, दोनों की दोनों कहाँ से निकलती हैं? मालवा के पठार से निकलती हैं। और चंबल की बात करें तो चंबल भी आप कह सकते हैं मालवा के पठार के दक्षिण पश्चिम में एक पहाड़ी जिसका नाम है जनापाव की पहाड़ी। लेकिन उसका अगर लोकेशन कहें तो वह विंध्याचल के रेंज में आ जाता है। और उस स्थान का नाम क्या है? मऊ कैंट है, जहाँ पर अंबेडकर जी का जन्म स्थान है। और क्या बात है, यहाँ पर एक प्रमुख बिंदु ये भी है कि जो मालवा का पठार है, क्या है? जो मालवा का पठार है,
यहाँ की जो चट्टान है वह किससे बनी हुई है? तो यह बसाल्ट की बनी हुई है। ध्यान रखिएगा, किसकी बनी हुई है? बसाल्ट की बनी हुई है इस मालवा के पठार की चट्टानें। तो यहाँ पर अगर हम कहें बसाल्ट की बनी हुई है, तो बसाल्ट में एक चीज़ की अधिकता होती है जिसका नाम है फेरस ऑक्साइड। क्या है? फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है। और फेरस ऑक्साइड अगर हम बात करें तो यहाँ पर फेरस ऑक्साइड की अधिकता होती है, और इसी में एक पाया जाता है जिसका नाम मैग्नेटाइट और टिटैनी फेरस। जिसमें फेरस अधिक होता है उसी में जो मेन कंपोजिशन है उसका नाम है मैग्नेटाइट और टिटैनी फेरस। तो इस मैग्नेटाइट और टिटैनी फेरस के कारण यहाँ की मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, आप इतना याद रखिएगा कि जो मालवा के पठार की संरचना कैसी है? बसाल्ट से बनी हुई है। बसाल्ट क्या है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब भू आकृति भूगोल पढ़ेंगे तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी ध्यान रखिएगा कि मालवा के पठार की जो संरचना कैसी है? बसाल्ट की है, जिसमें मैग्नेटाइट और टिटैनी फेरस पाया जाता है। यानी फेरस के ऑक्साइड की काफ़ी ज़्यादा अधिकता है, और उसकी अधिकता के कारण यहाँ की मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए मालवा के पठार की संरचना कैसी है, तो बसाल्टी है, और यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली है। तो यदि काली मिट्टी होगी तो किसके लिए ज़्यादा उपजाऊ होगी? कपास की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा यह महत्वपूर्ण मिट्टी मानी जाती है। फिर अगर हम बात करें तो एक तो हो गई अरावली, एक हो गया मेवार, फिर हो गया मालवा, और इसके बाद अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर है क्या? बुंदेलखंड। और यह बुंदेलखंड अगर देखा जाए तो यह एमपी और यूपी दोनों के राज्य में आता है, क्योंकि ये जो प्राकृतिक सीमाएं होती हैं किसी राज्य में नहीं होती हैं, हम लोग उसको राज्य की परिधि में बांध करके देखने लगते हैं। तो यहाँ पर जो बुंदेलखंड है यह दो राज्यों में इसका लोकेशन आता है, एक तो मध्य प्रदेश और दूसरा उत्तर प्रदेश। और अगर इसकी हम बात करें तो यहाँ से भी दो नदी निकलती है बुंदेलखंड से, एक का नाम बेतवा है और एक का नाम केन है। बेतवा भी किसकी सहायक है? यमुना की। केन भी किसकी सहायक है? यमुना की। तो ये दो नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? बेतवा और केन बुंदेलखंड के पठार से निकलती हैं। और क्या प्रमुख बात है? हाँ, अगर पूछा जाए कहाँ से निकलती है तो उस स्थान का नाम है रायसेन जिला है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, जहाँ से कौन निकलती है? बेतवा। और केन कहाँ से निकलती है? इसी बुंदेलखंड के सेक्शन में एक है कैमूर हिल। तो कैमूर हिल से निकलती है कौन सी नदी? केन नदी निकलती है। और क्या खास बात है बुंदेलखंड के बारे में? इस बुंदेलखंड की जो चट्टानी संरचना है वह कैसी है? ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? ग्रेनाइट और नीस की बनी हुई है इस बुंदेलखंड की चट्टानें। और इसमें भी ध्यान रखिएगा फेरस ऑक्साइड पाया जाता है, लेकिन फेरस ऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर बसाल्ट की तुलना में कुछ कम होता है। ध्यान रखिएगा दोनों में यहाँ पर एक चीज़ का अंतर है, यहाँ पर फेरस की अधिकता है, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड है। लेकिन आप अभी उस ज़्यादा माइन्यूट लेवल पर ना जाइए, सिर्फ इतना समझिएगा कि जो बसाल्ट है इसमें मैग्नेटाइट और टिटैनी फेरस की अधिकता है, जिसके कारण यहाँ की मिट्टी का रंग काला हो जाता है। जबकि जो बुंदेलखंड की ग्रेनाइट और नीस है उसमें फेरस के ऑक्साइड की अधिकता है, और फेरस के ऑक्साइड की अधिकता के कारण यहाँ की जो चट्टान की संरचना है उसमें आयरन की अधिकता से यहाँ की मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा जो बुंदेलखंड की मृदा है कैसी है? लाल है, जबकि मालवा की कैसी है? काली है। मालवा की ही नहीं बल्कि मेवार की भी काली है, मालवा की भी काली है, लेकिन बुंदेलखंड की कैसी सॉइल है? आप रेड सॉइल देखेंगे, कारण यहाँ पर फेरस के ऑक्साइड की अधिकता है, जिसके कारण यहाँ की मृदा कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं अरावली, मेवार, मालवा और बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड से एक नदी है बेतवा और एक नदी है केन। केन निकलती है कैमूर से, बेतवा निकलती है रायसेन से। यहाँ की मिट्टी कैसी है? ग्रेनाइट और मतलब नीस की अधिकता के कारण कैसी हो जाती है? लाल हो जाती है। फिर हम बात करें, यहीं पर आप देख रहे हैं बगल में एक है बाघेलखंड। कौन है? बाघेलखंड। और यह बाघेलखंड जो है किसको किसको अलग करता है? केंद्रीय उच्च भूमि को अलग करता है पूर्वी पठार से।
तो अगर आपसे पूछा जाए केंद्रीय उच्च भूमि को पूर्वी पठार से अलग करने वाली प्राकृतिक सीमा का क्या नाम है, तो उसका नाम है बाघेलखंड। और इसी बुंदेलखंड के ही सेक्शन में एक है कैमूर हिल। वैसे अगर कैमूर हिल के मेन लोकेशन की हम बात करें कहाँ पर है, तो यह विंध्याचल के सेक्शन में आता है। तो ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा विंध्याचल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमने केंद्रीय उच्च भूमि में पहली संरचना अरावली, दूसरी मेवाड़, तीसरी मालवा, चौथी बुंदेलखंड देख लिया है। इसकी जो पांचवी संरचना कौन सी है, उसका नाम है विंध्याचल की पहाड़ी। यह जो विंध्याचल की पहाड़ी है किसका सेक्शन है, केंद्रीय उच्च भूमि का पार्ट है। यह एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। इसका शुरुआत कहाँ से होता है, जोबत हिल है, कहाँ पर, गुजरात में। तो जोबत हिल गुजरात से इसकी शुरुआत होती है और कहाँ तक है, इसके लास्ट पर कौन सा हिल है, उसका नाम है कैमूर हिल। तो ध्यान रखिएगा, कैमूर हिल तक इसका विस्तार पाया जाता है। और कैमूर हिल एक प्रकार से ऐसा नहीं कि केवल कैमूर हिल, वैसे ये बिहार वाले सेक्शन तक माना जाता है कि विंध्याचल जो है कहाँ तक है, कैमूर हिल बिहार तक इसका एक्सटेंशन है। अब कहाँ से शुरू होता है, जोबत हिल से, और जोबत हिल कहाँ पर है, गुजरात में है। तो गुजरात के जोबत हिल से इसकी शुरुआत होती है और बिहार के कैमूर हिल तक इसका विस्तार पाया जाता है। यह विंध्याचल की पहाड़ी भी एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में ही विद्यमान है। साथ में यह एक ब्लॉक पर्वत है। ब्लॉक पर्वत मतलब भ्रंशन की क्रियाविधि के कारण भी इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अरावली, मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड और विंध्याचल, साथ में यहाँ पर कैमूर है। तो और इसी कैमूर की पहाड़ी, कैमूर कोई छोटी संरचना नहीं है, कैमूर यह भी एक पहाड़ी है, बड़ी पहाड़ी है। तो उसी पहाड़ी का विस्तार आप देखेंगे यूपी के सोनभद्र में भी है। फिर आप देखेंगे उसी बगल में बिहार है, बिहार में भी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। तो कैमूर हिल के बारे में आप कन्फ्यूजन न करिएगा, क्योंकि कैमूर एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है, साथ में कैमूर एक वन्यजीव विहार भी है। तो कैमूर जो वन्यजीव विहार है यह यूपी में है, और जबकि कैमूर वन्यजीव जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, बिहार में है। तो यह छोटा सा बिंदु है जहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कैमूर वन्यजीव विहार यूपी में है, जबकि कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, यह बिहार में है। साथ में एक बिंदु और है कि कैमूर हिल यूपी बिहार में स्थित है, और साथ में एक श्रेणी और है जिसका नाम है भांडेर की श्रेणी। क्या नाम है, भांडेर की श्रेणी। तो ध्यान रखिएगा, विंध्याचल का जो लास्ट विस्तार है वो कहाँ तक है, कैमूर हिल तक है, और ये कहाँ पर है, बिहार में है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जो केंद्रीय उच्च भूमि है इससे संबंधित जितने भी बिंदु थे उन सभी बिंदुओं पर हमने डिटेल में डिस्कशन किया है। फिर भी कुछ छोटे मोटे पॉइंट अभी रह गए हैं, उन सभी बिंदुओं को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में दूसरे अगले जो इसका अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग पूर्वी पठार के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो ठीक है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।